हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एलएसआई में आज हम शुरू करने जा रहे हैं द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, एक्ट नंबर 49 ऑफ 1988। अब याद रखेंगे, एक्ट नंबर 49 ऑफ 1988 का मतलब ये है कि बहुत सारे एक्ट्स पास हुए होंगे और उस साल 49th एक्ट जो था 1988 का वो था प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। ठीक है, और इधर ईयर भी लिखा हुआ है आपका 9 सितंबर 1988। तो ये जो एक्ट है, याद रखेंगे, ये कंसोलिडेट करने के लिए है, अमेंड करने के लिए है लॉ जो कि रिलेटेड है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन से और उन सभी मैटरों पे जो कनेक्टेड है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन से। ठीक है, ये इनैक्ट किया गया है पार्लियामेंट के द्वारा 39th ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड इज एज फॉलोज। अब गाइज, इसे शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया देना चाहता हूँ कि इसको हम फोकस क्यों कर रहे हैं। इसे हम फोकस कर रहे हैं हमारे आने वाले अपकमिंग यूपीएससी के एग्जाम के लिए, जिसमें बहुत सारी लीगल पोस्ट हैं जो लॉ से रिलेटेड पोस्ट थी। उसमें कंबाइंड सिलेबस यूपीएससी ने निकाला और उस सिलेबस में स्पेसिफिकली प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। देखिए, जो भी लोग सीबीआई एपीओ, सीबीआई पब्लिक प्रोसिक्यूटर या किसी भी ऐसी पोस्ट से रिलेटेड काम करने वाले हैं जो कि करप्शन के ऊपर काम करती है, जो एक्चुअल में लॉ इन्फोर्समेंट को देखती है, वो सभी ऑर्गेनाइजेशंस में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसी वजह से इसी कॉन्टेक्स्ट में हम लोग इस एक्ट को पढ़ेंगे। कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस की मैंने वीडियोस देखी, उसमें वो बोल रहे हैं कि नहीं, क्योंकि यूपीएससी इस एग्ज़ाम जैसा एक ऑर्गेनाइजेशन इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कर रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका बेयर एक्ट बेस्ड पेपर आएगा। तो आप इसे काफ़ी डिटेल में पढ़ें, XYZ करें, कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। बेयर एक्ट की स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेयर एक्ट से आपको समझ आना चाहिए कि चीज़ें चल क्या रही हैं। नो डाउट अबाउट इट कि बैक ईयर पेपर करना बहुत ज़रूरी है, सारी चीज़ें करना ज़रूरी है, लेकिन जिन बच्चों के पास वो सभी सुविधाएं नहीं है और सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन है, उनके लिए बेयर एक्ट स्टडी और बेयर एक्ट से रिलेटेड डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन में जो एनालिटिकल पोर्शन है वो आप बेयर एक्ट से बखूबी समझ सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, तो इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए कि बेयर एक्ट से नहीं पूछा जाता। बेयर एक्ट से बिल्कुल पूछा जाएगा आपका यूपीएससी के एग्जाम में, इसलिए बेयर एक्ट को आप सुनते रहिए। अब ये जो वीडियो होगी, ये कोशिश करूंगा मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 मिनट से ज़्यादा की ना हो। ठीक है, धीरे 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 हम लोग शुरू करते जाएंगे, इसे ख़त्म करते रहेंगे। ठीक है, और कोशिश यही रहेगी कि आपका एक बार जब ये शुरू हो जाता है तो मल्टीपल रिविजन्स आप इसके करें, मल्टीपल टाइम्स आप इसे देखें। चाहें तो आप वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं, अगर डाउनलोड का कोई ऑप्शन हो तो उसे डाउनलोड कर लीजिए, वो भी आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। ठीक है, और शुरू करते हैं गाइस। ठीक है, तो एक कॉफ़ी का कप ले लीजिए और आराम से पीछे बैठिए और मैं पूरे का पूरा एक्ट आपके सामने पढ़ के आपको समझाता रहूँगा हिंदी में। ठीक है, शुरू करते हैं। तो ये तो हमने देख ही लिया, द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 है हमारे सामने। ठीक है, और ये एक्ट नंबर 49 है 1988 का, इस चीज़ को याद रखिए। उसके बाद कंसोलिडेट करने के लिए है और अमेंड करने के लिए है, मतलब संगठित कर रहा है और अमेंड भी कर रहा है ऐसे कानून को जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन से रिलेटेड थे। ठीक है, या उन सभी मैटर्स के साथ जो उससे कनेक्टेड हो। तो होता क्या है कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन में ज़रूरी नहीं है कोई एक ही एक्ट हो, कोई एक ही कानून हो, मल्टीपल कानून रहे होंगे। उन कानूनों को इसने कंसोलिडेट कर दिया और फिर उन्हें अमेंड भी किया जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थे और रिलेटेड किससे थे, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन से। और ये इनैक्ट किया गया है 39th ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया में। अब इस एक्ट को पढ़ना शुरू करते हैं। क्या बोलता है, पहली चीज़, शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट। तो क्या है शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट? तो बोलता है दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। इस एक्ट को हम प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट बोलेंगे 1988। नो रॉकेट साइंस, इजी टू अंडरस्टैंड। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड इट अप्लाइज ऑल्सो टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया आउटसाइड इंडिया। अब गाइज, ये थोड़ा सा मेरे लिए कंटेंशियस हो जाता है यहाँ पर कि ये अप्लाई हो रहा है स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे के नहीं। तो देखिए, ये जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट पे बिल्कुल अप्लाई होगा 2019 के बाद। ठीक है, ये बिल्कुल अप्लाई होगा। तो अक्टूबर में क्या कहते हैं, जब 2019 में क्या कहते हैं आपका 370 जो थी वो अबॉलिश कर दी गई और अमेंडमेंट के द्वारा। उसके बाद जो आपका आर्टिकल था उसको हटाने के बाद जो भी कानून है वो सारे के सारे जम्मू एंड कश्मीर पे भी अप्लाई होते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये कानून भी जम्मू एंड कश्मीर पे अप्लाई हो ही रहा होगा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिए। और ये उन सिटीजन्स पे भी लगता है जो इंडिया में है और आउटसाइड इंडिया भी है। तो अप्लाई टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया आउटसाइड इंडिया। अब सिटीजन होना जरूरी है, ऑल पीपल नहीं बोल रहा है, सिटीजन की बात कर रहा है, तो नागरिक होना चाहिए। वो आदमी नागरिक जो बाहर रह रहा हो, तो NRI, नॉन रेजिडेंट इंडियन।
जो कि नागरिक हैं, इंडियन हैं, लेकिन रेजिडेंट नहीं है, यहाँ नहीं रह रहे, लेकिन सिटीजन जरूर है, ठीक है, तो उन पर भी ये एक्ट अप्लाई होता है। आगे बढ़ जाते हैं। बोलता है डेफिनेशन क्लॉज में, कहता है इन दिस एक्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर। अब जब तक कॉन्टेक्स्ट कुछ और ना कह रहा हो तो इस एक्ट में एक पर्टिकुलर मतलब, एक पर्टिकुलर चीज का सेम ही मतलब रहेगा। मतलब अगर कॉन्टेक्स्ट कुछ और डिफाइन करने लग जाए, अगर किसी पैराग्राफ में, जैसे यहाँ पे लिखा है इलेक्शन, अगर इलेक्शन का जो यहाँ पे मीनिंग दे रखा है उसका मीनिंग एग्जैक्टली वही रहेगा थ्रू आउट, कहीं भी वर्ड इलेक्शन रहेगा तो इलेक्शन का मतलब यही होगा जो यहाँ लिखा हुआ है, जहाँ डेफिनेशन में दे रखा है। अनलेस कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर, अगर कॉन्टेक्स्ट कुछ और रिक्वायर कर रहा है, अगर जो टर्मिनोलॉजी है उसे किसी और सेंस में यूज किया गया है और वो चीज बता रखी है कि किस सेंस में यूज किया गया है, या उसकी डेफिनेशन ही कुछ और बता रखी है, तो फिर बात तो अलग हो जाएगी। लेकिन जहां पर कुछ डिफाइंड नहीं है, कुछ बताया नहीं गया है, वहां पर आपका इलेक्शन का मतलब यही होगा, ठीक है। इस लाइन का मतलब आपको समझ आ गया होगा। अब इलेक्शन का मतलब क्या होता है देखते हैं। इलेक्शन मीन्स एनी इलेक्शन बाय वॉट एवर मीन्स हेल्ड अंडर एनी लॉ फॉर द पर्पस ऑफ selecting members of parliament or of any legislature, local authority or other public authority। एक बार इसको ध्यान से वापस देखिए। इलेक्शन का मतलब होता है कोई भी इलेक्शन, ठीक है, किसी भी तरीके से, बाय वॉट एवर मीन्स हेल्ड अंडर एनी लॉ, किसी भी कानून के अंतर्गत किसी भी तरीके से किए गए हों, मतलब कानून के मतलब विधि के अनुसार ही किया जा रहा होगा, तो कानून के अंतर्गत जैसे भी किए गए हों, फॉर द पर्पस ऑफ सेलेक्टिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब अगर एमपी को सेलेक्ट करना है तब, और ऑफ एनी लेजिस्लेचर, किसी भी लेजिस्लेचर का, लोकल अथॉरिटी के भी इलेक्शन हो सकते हैं या अदर पब्लिक अथॉरिटी के भी इलेक्शन हो सकते हैं, तो वो सभी चीजें इलेक्शन में काउंट होंगी। अब चाहे इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे लोकसभा राज्यसभा हो, या किसी भी लेजिस्लेचर का हो, ठीक है, और कोई लोकल अथॉरिटी का हो, जैसे म्यूनिसिपैलिटी वगैरह के इलेक्शंस होते हैं, है ना, फिर अंत में कोई भी पब्लिक अथॉरिटी हो, उसके कोई इलेक्शन हो रहे हो, तो इलेक्शन का मतलब वही होगा। और इलेक्शन का शैल बी कंप्राइजिंग ऑफ एवरीबॉडी, एवरीथिंग, ठीक है, जो यहाँ पे मेंशन्ड है। प्रिस्क्राइब्ड का मतलब क्या है? प्रिस्क्राइब्ड मींस प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट एंड द एक्सप्रेशन प्रिस्क्राइब्ड शैल बी कंस्ट्रूड अकॉर्डिंगली। प्रिस्क्राइब्ड का मतलब क्या होता है? प्रिस्क्राइब्ड का मतलब ये होता है कि जो भी यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस दे रखे हैं इस एक्ट के अंतर्गत, वो जो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उसे ही प्रिस्क्राइब्ड माना जाएगा, और कोई भी एक्सप्रेशन जो प्रिस्क्राइब होगा उसे कॉन्स्ट्रू किया जाएगा, मतलब उसे एक तरीके से पैरेलली ड्रॉ किया जाएगा, ठीक है, कॉन्स्ट्रू किया जाएगा मतलब समझा जाएगा अकॉर्डिंगली, प्रिस्क्राइब्ड के सेंस में ही, जो यहां पर प्रिस्क्राइब दे रखा हो, मतलब जो भी रूल्स यहां पर दे रखे हो उसी सेंस में उस चीज को उठाया जाएगा। पब्लिक अथॉरिटी पे आ जाते हैं, क्या होता है पब्लिक ड्यूटी, सॉरी। Public duty means a duty in the discharge of which the state, the public or the community at large has an interest। अब पब्लिक ड्यूटी का मतलब क्या होता है? पब्लिक ड्यूटी का मतलब वो ड्यूटी होती है जिसे डिस्चार्ज किया जा रहा हो, ठीक है, अ ड्यूटी इन द डिस्चार्ज ऑफ विच स्टेट का, पब्लिक का या कम्युनिटी का एट लार्ज इंटरेस्ट हो, ठीक है। तो अगर मैं कह रहा हूं कि मैं पब्लिक ड्यूटी कर रहा हूं, तो मतलब पब्लिक ड्यूटी का मतलब वो है कि ऐसी ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहा हूं जिसमें स्टेट का भी इंटरेस्ट है, जनता का भी इंटरेस्ट है, और कम्युनिटी जो भी समाज है उसका भी इंटरेस्ट है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इन दिस क्लॉज स्टेट इंक्लूड्स, अब स्टेट का मतलब क्या है? ऊपर था ना स्टेट का इंटरेस्ट है, तो इस स्टेट का मतलब इधर क्या है? स्टेट का मतलब है कॉर्पोरेशन स्टैब्लिश्ड बाय और अंडर अ सेंट्रल, प्रोविंशियल और स्टेट एक्ट। कोई भी कॉर्पोरेशन हो जो कि स्टैब्लिश की जाए सेंट्रल, प्रोविंशियल या स्टेट एक्ट के द्वारा, और एन अथॉरिटी और अ बॉडी ओन्ड और कंट्रोल्ड और एडेड बाय गवर्नमेंट। या तो कोई बॉडी हो और लिखा है, या तो कोई अथॉरिटी हो या कोई बॉडी हो जो कि ओन की जाए या कंट्रोल की जा रही हो या एड की जा रही हो गवर्नमेंट के द्वारा, और अ गवर्नमेंट कंपनी एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 617 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956। याद रखेंगे दोनों एक्ट आ रहे हैं इसमें, कंपनीज एक्ट 1956 भी आ रहा है और शायद कंपनीज एक्ट 2013 भी आ रहा है सिलेबस के हिसाब से। बट एनीवेज इस चीज़ पे वापस फोकस करेंगे। कंपनी जो कि डिफाइंड है सेक्शन 617 में, ठीक है, उसे भी कंसिडरेशन में लिया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पब्लिक सर्वेंट का मतलब क्या होता है? पब्लिक सर्वेंट का मतलब होता है इतना सारा, यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें दे रखी हैं। पहली चीज़ क्या होती है? एनी पर्सन इन सर्विस और पे ऑफ गवर्नमेंट और रेम्यूनरेटेड बाय द गवर्नमेंट बाय फीस और कमीशन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी पब्लिक ड्यूटी। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सर्विस में है या उसे पे किया जा रहा है सरकार के द्वारा, ठीक है, या रेम्यूनरेटेड है बाय द गवर्नमेंट
बाय फीस और कमीशन फॉर परफॉर्मेंस ऑफ एनी पब्लिक ड्यूटी। पहले में तो यहाँ पे तनख्वाह थी भैया, सामने वाले को सर्विस में था गवर्नमेंट की और गवर्नमेंट तनख्वाह दे रही थी, और रेम्यूनरेटेड बाय गवर्नमेंट बाय फीस, या उसको पैसे दिए जा रहे हैं, उसे रेम्यूनरेट किया जा रहा है या तो फीस देकर या कमीशन देके। भाई एजेंट भी हो सकता है, किसी ने गवर्नमेंट ने किसी को टेंडर दिया हो, ठीक है, तो उसे कमीशन जा रहा हो किसी तरीके का, या कोई तरीके की फीस जा रही हो, कोई काम करवा रही हो गवर्नमेंट किसी टेम्प्रेरी कॉन्ट्रैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू में, वहाँ पर भी वो इंसान जो है वो पब्लिक सर्वेंट हो जाएगा। कि अगर कोई भी आदमी सर्विस में है या पे ले रहा है गवर्नमेंट से या रेम्यूनरेटेड है गवर्नमेंट के द्वारा, जहाँ पे गवर्नमेंट उसे फीस दे रही है, कमीशन दे रही है रेम्यूनरेशन के फॉर्म में किसी पब्लिक ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए, वहाँ पे वो बंदा जो होगा पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा। दूसरी बात, एनी पर्सन इन सर्विस और पे ऑफ लोकल अथॉरिटी, कोई भी आदमी हो सकता है जो इन सर्विस है या पे है ऑफ लोकल अथॉरिटी। तो या तो उसे लोकल अथॉरिटी के द्वारा कोई सर्विस मिल रही हो, मतलब वो सर्विस दे रहा हो किसी लोकल अथॉरिटी को, या कुछ पे कर रही हो लोकल अथॉरिटी उसे, ठीक है, या तो इन सर्विस हो या उसे पे कर रही हो लोकल अथॉरिटी। थर्ड बोलता है एनी पर्सन इन सर्विस और पे ऑफ कॉरपोरेशन। अब कॉरपोरेशन का भी, कॉरपोरेशन में भी कोई सर्विस कर रहा हो या कॉरपोरेशन उसे पे कर रही हो, लेकिन यहां पर कुछ चीजें हैं। इट शुड बी स्टैब्लिश्ड बाय और अंडर अ सेंट्रल प्रोविंशियल और स्टेट एक्ट। अब यहां पर बोल दिया कॉरपोरेशन की बात जहां पे आएगी वहां पे या तो सेंट्रल प्रोविंशियल और स्टेट एक्ट के द्वारा बनाई गई हो, या कोई अथॉरिटी हो या बॉडी हो जो ओन की जा रही हो, कंट्रोल की जा रही हो या एड की जा रही हो। वापस वही बात, ओन हो, कंट्रोल्ड हो या एड हो गवर्नमेंट के द्वारा, या गवर्नमेंट कंपनी जो कि डिफाइन की गई हो 617 में कंपनीज एक्ट 1956 में। तो 617 कंपनीज एक्ट में या तो समथिंग हैज बीन डिफाइंड इन डिटेल, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट कंपनी है जो कि डिफाइंड है, या तो उसकी डेफिनेशन में फॉल कर रहा हो, या द सेम थिंग इज इन सर्विस और पे ऑफ द कॉर्पोरेशन और सेंट्रल और प्रोविंशियल एक्ट, और इट इज अ बॉडी और एन अथॉरिटी विच इज ओन्ड और कंट्रोल्ड और एडेड बाय द गवर्नमेंट और अ गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। वो सभी सब जो भी बंदा काम कर रहा है इनकी सर्विस में, वो कहलाएगा एक पब्लिक सर्वेंट। आगे बढ़ जाते हैं। फोर्थ, एनी जज। अब देखो भैया, जज है, नो रॉकेट साइंस होना ही चाहिए, पब्लिक सर्वेंट है ना। इंक्लूडिंग एनी पर्सन एम्पावर्ड बाय लॉ टू डिस्चार्ज whether by himself or as a member of any body of persons any adjudicatory function। अब चाहे इसमें इंक्लूड कर लो एक ऐसा आदमी जो एम्पावर्ड है कानून के द्वारा कि वो डिस्चार्ज करेगा फंक्शंस किसके, एक जज के, ठीक है, चाहे वो खुद से कर रहा हो या एज अ मेंबर ऑफ एज एनी बॉडी कर रहा हो ऑफ पर्सन्स। क्या काम कर रहा है? एडजुडिकेटरी फंक्शंस कर रहा है, मतलब जज की काम कर रहा है, एडजुडिकेटरी वाले काम कर रहा है, तो उसको आप पब्लिक सर्वेंट कह देंगे। पांचवें पे आ जाते हैं, एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय कोर्ट, कोई भी आदमी जो कि ऑथराइज्ड है कोर्ट के द्वारा ऑफ जस्टिस, कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, ऑथराइज्ड बाय कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। और ऑथराइज्ड क्या है कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा? टू परफॉर्म एनी ड्यूटी इन कनेक्शन विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इंक्लूडिंग अ लिक्विडेटर, रिसीवर और कमिश्नर अपॉइंटेड बाय सच कोर्ट। अब याद रखेंगे कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा ये अपॉइंटेड था, ऑथराइज था, क्या करने के लिए? परफॉर्म करने के लिए किसी ड्यूटी को। और ये ड्यूटी किस चीज से रिलेटेड थी? इट वाज कनेक्टेड विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जिसमें आपका लिक्विडेटर का भी काम हो सकता है, रिसीवर का भी काम हो सकता है, कमिश्नर का भी काम हो सकता है, और इसे अपॉइंट किया जा रहा हो कोर्ट के द्वारा, ठीक है। उन केसेस में आप कह सकते हो ये जो आदमी है ये पब्लिक सर्वेंट है। छठे पे आते हैं, एनी आर्बिट्रेटर, बहुत बढ़िया, कोई भी आदमी अगर आर्बिट्रेटर है, और अदर पर्सन टू हुम एनी कॉज और मैटर हैज बीन रेफर्ड फॉर डिसीजन और रिपोर्ट बाय अ कोर्ट ऑफ जस्टिस और बाय अ कॉम्पिटेंट पब्लिक अथॉरिटी। देखिए गाइस, यहां पर एक चीज बहुत क्लियर है, आर्बिट्रेटर तो इंडिविजुअली ही पब्लिक सर्वेंट हो जाता है, लेकिन कोई ऐसा आदमी जिसे किसी मैटर के ऊपर डिसीजन देने के लिए रेफर किया गया हो, क्योंकि और वर्ड लिखा है, एंड नहीं लिखा, और लिखा है, मतलब या, तो आर्बिट्रेटर इंडिविजुअली तो होता ही है, या कोई ऐसा आदमी जिसे कोई मैटर दिया गया हो रेफरेंस के द्वारा डिसीजन देने के लिए, ठीक है, या रिपोर्ट बाय अ कोर्ट, डिसीजन भी हो सकता है, रिपोर्ट भी हो सकता है, किसके द्वारा दिया जा रहा है? कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा दिया जा रहा है, किसी कॉम्पिटेंट पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा दिया जा रहा है, तो वो बंदा उस पॉइंट ऑफ टाइम में पब्लिक सर्वेंट हो जाएगा उस काम को करने के लिए।
7वें पॉइंट पे आ जाते हैं, बोलता है एनी पर्सन हु होल्ड्स एन ऑफिस बाय वर्च्यू ऑफ विच ही इज एम्पावर्ड टू प्रिपेयर, पब्लिश, मेंटेन और रिवाइज एन इलेक्टोरल रोल और टू कंडक्ट एन इलेक्शन और अ पार्ट ऑफ एन इलेक्शन। इस आदमी को बाय वर्च्यू ऑफ हिज ऑफिस, ऑफिस होने के कारण, क्योंकि कोई आदमी कोई पर्टिकुलर ऑफिस होल्ड कर रहा है, बाय वर्च्यू ऑफ हिज ऑफिस ये एम्पावर्ड है कि भाई वो प्रिपेयर क्या करेगा, प्रिपेयर करेगा, पब्लिश करेगा और मेंटेन करेगा और रिवाइज भी करेगा किसे, इलेक्टोरल रोल्स को, या कंडक्ट कराएगा इलेक्शंस या एनी पार्ट ऑफ इलेक्शंस। और इलेक्शन तो हमने ऊपर पढ़ लिया, ठीक है, तो ये बंदा पब्लिक सर्वेंट हो जाएगा। उसके बाद एनी पर्सन हु होल्ड्स एन ऑफिस बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच ही इज ऑथराइज्ड और रिक्वायर्ड टू परफॉर्म एनी पब्लिक ड्यूटी। अब क्योंकि पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहा है तो उसको एक पब्लिक ड्यूटी करनी पड़ रही है, और क्योंकि पब्लिक ड्यूटी करनी पड़ रही है बाय वर्च्यू ऑफ हिज ऑफिस ही बिकम्स अ पब्लिक सर्वेंट। 9th पॉइंट बोलता है एनी पर्सन हु इज प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और अदर ऑफिस बियरर ऑफ द रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड और बैंकिंग। यहां पर क्या बोल रहा है बेटा, याद रखिएगा, कोई भी आदमी जो प्रेसिडेंट हो, सेक्रेटरी हो या ऑफिस बियरर हो जो रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी का है, और वो रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो बंदा प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है या ऑफिस बियरर है, ये किस काम में लग रही है, रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है ये काम कर रही है एग्रीकल्चर का, इंडस्ट्री का या ट्रेड का या बैंकिंग का, और साथ ही साथ रिसीव भी करती है और रिसीव कर रही है कोई फाइनेंशियल एड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और फ्रॉम एनी अदर कॉर्पोरेशन स्टैब्लिश्ड बाय और अंडर सेंट्रल, प्रोविंशियल और स्टेट एक्ट, और एनी अथॉरिटी और बॉडी ओन्ड और कंट्रोल्ड और एडेड बाय द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट कंपनी एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 617 ऑफ कंपनीज एक्ट। सो दे विल बी कॉल्ड एज पब्लिक सर्वेंट। अब देखो यहां पर वापस मैं बता देता हूं, कोई आदमी अगर प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है, ऑफिस बियरर है किसी रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी का, तो अब तो भैया रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी तो बहुत है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में, ठीक है, आप करा लो कोऑपरेटिव सोसाइटी के, क्या कहते हैं, एक्ट अलग है आपका, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं हम लोग, ठीक है, रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं। तो क्या हम पब्लिक सर्वेंट हो जाएंगे? अगर प्राइवेट आदमी कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ले तो क्या वो पब्लिक सर्वेंट हो जाएगा? इसका आंसर है नहीं, नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि पहली बात, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी एंगेज होनी चाहिए एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, ट्रेड या बैंकिंग सर्विसेज में, ठीक है, इन चार में ही होनी चाहिए, और साथ ही साथ उसे रिसीव हो रहा हो या उसने कभी रिसीव किया हो फाइनेंशियल एड, किससे? सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से। तो फाइनेंशियल एड किससे मिला हो? उसे सेंट्रल गवर्नमेंट से मिला हो, स्टेट गवर्नमेंट से मिला हो, और एनी अदर कॉर्पोरेशन स्टैब्लिश्ड बाय और अंडर सेंट्रल, प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट। तो कोई भी कॉर्पोरेशन हो सकती है जो स्टैब्लिश की गई हो अंडर सेंट्रल, प्रोविंशियल या स्टेट एक्ट के अंतर्गत, ठीक है, या कोई अथॉरिटी भी हो सकती है या बॉडी जो कि ओन की जा रही हो, कंट्रोल की जा रही हो, या एडेड बाय गवर्नमेंट और गवर्नमेंट कंपनी जो कि डिफाइंड है सेक्शन 617 में कंपनीज एक्ट के। तो उन सभी केसेस में ऐसी कॉर्पोरेशन जो होगी वो क्या हो जाएगी? आपकी उस कॉर्पोरेशन के ऑफिस बियरर्स, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी या अदर ऑफिस बियरर्स उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के क्या हो जाएंगे भैया? वो हो जाएंगे आपके पब्लिक सर्वेंट, ठीक है, क्योंकि ये कॉर्पोरेशन स्टैब्लिश की जा रही थी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर, या एनी अदर जो कि सेंट्रल, प्रोविंशियल या स्टेट एक्ट हो, या कोई अथॉरिटी या बॉडी ओन्ड और कंट्रोल्ड और एडेड बाय गवर्नमेंट या गवर्नमेंट कंपनी के द्वारा थी। कोल्ड, कंट्रोल्ड और एडेड, तीनों वर्ड फिर आ गए। उसी केस में ये क्या हो गई थी? ये जो पर्सन्स थे, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी या ऑफिस बियरर, ये हो गए थे पब्लिक सर्वेंट्स। याद रखेंगे, कंफ्यूजन हो जाती है, कोई प्राइवेट कोऑपरेटिव सोसाइटी कभी नहीं होती, उसे उन चार जो ऊपर हमने देखा उन चार चीज़ों में काम करना ज़रूरी है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड और बैंकिंग, और साथ ही साथ फाइनेंशियल एड लेना होगा, ये सारे प्रोविजंस को फुलफिल करना होगा, उसी के बाद ही वो क्या कहते हैं, पब्लिक सर्वेंट कहला सकते हैं, उसके ऑफिस बियरर्स। पॉइंट नंबर 10 पे आ जाते हैं गाइस, क्या बोलता है? एनी पर्सन हु इज चेयरमैन, मेंबर और एम्प्लॉय ऑफ एनी सर्विस कमीशन और बोर्ड बाय वट एवर नेम कॉल्ड, और मेंबर ऑफ एनी सिलेक्शन कमेटी appointed by such commission or board for the conduct of any examination or mimicking any selection on behalf of such commission or board। कोई भी आदमी जो कि चेयरमैन है, ठीक है, साफ है, मेंबर है या एम्प्लॉय है किसी भी सर्विस कमीशन का, ठीक है, चाहे वो पब्लिक सर्विस कमीशन हो, ठीक है, किसी भी चीज़ का, या किसी बोर्ड का, ठीक है, चेयरमैन हो, मेंबर हो या एम्प्लॉय हो, बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, कुछ भी बोल लो उसको, और अ मेंबर ऑफ एनी सिलेक्शन कमेटी, किसी भी सिलेक्शन कमेटी का मेंबर बना हुआ है जो कि अपॉइंट की गई है, जो कि अपॉइंटेड बाय सच कमीशन, जो कि अपॉइंट की गई है किसी कमीशन और बोर्ड के द्वारा, कंडक्ट करने के लिए
any examination or making any selection on behalf of such commission or board। तो ऐसे कमीशन और बोर्ड के लिए वो या तो एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहे हैं या कोई सिलेक्शन कर रहे हैं, तो ऐसी कमेटी मेंबर पब्लिक सर्वेंट कहलाते हैं। ठीक है। Any person who is vice chancellor or member of any governing body, professor, reader, lecturer, or any other teacher or employee by whatever designation called of any university, and any person whose service has been availed of by a university or any other public authority in connection with holding or conducting examination। अब यहाँ पर देखिए वीसी जो होते हैं, वाइस चांसलर होते हैं, चाहे मेंबर हो गवर्निंग बॉडी के, प्रोफेसर हो, रीडर हो, लेक्चरर हो, कोई भी टीचर हो या कोई भी एम्प्लॉय हो, ठीक है, चाहे कोई भी डेजिग्नेशन हो, ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी का, ठीक है, या कोई भी आदमी जो सर्विस दे रहा है या उसकी सर्विस ली गई है यूनिवर्सिटी के द्वारा या किसी पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा किसी इंसान की सर्विसेज ली गई हैं किस चीज़ के लिए, होल्ड करने के लिए या कंडक्ट करने के लिए एग्जामिनेशन, वो सबके सब पब्लिक सर्वेंट कहलाएंगे। पॉइंट नंबर 11 पे आ जाते हैं, 12 सॉरी, पॉइंट नंबर 12 क्या बोलता है? बोलता है एनी पर्सन हु इज एन ऑफिस बियरर और एन एम्प्लॉय ऑफ एन एजुकेशनल, साइंटिफिक, सोशल, कल्चरल और अदर इंस्टीट्यूशन इन वॉट एवर मैनर स्टैब्लिश्ड, receiving or having received any financial assistance from the central government or any state government or local or other public authority। तो कोई भी आदमी जो कि ऑफिस बियरर है या एम्प्लॉय है किसी भी एजुकेशनल, साइंटिफिक या सोशल, कल्चरल या अदर इंस्टीट्यूशन का, ठीक है, ऑफिस बियरर हो या एम्प्लॉय हो, एजुकेशनल, साइंटिफिक, सोशल, कल्चरल या किसी भी इंस्टीट्यूशन का किसी भी तरीके से, ठीक है, और चाहे जैसे भी उसे स्टैब्लिश किया हो, फर्क नहीं पड़ता, अगर वो रिसीव कर रहा है फाइनेंशियल असिस्टेंस किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से या लोकल या अदर पब्लिक अथॉरिटी से, तो उसके ये ऑफिस बियरर्स या एम्प्लॉय क्या हो जाएंगे? पब्लिक सर्वेंट कहलाएंगे। यहाँ पे डी पोर्शन है, ठीक है, जो बोलता है आपका अनड्यू एडवांटेज का मतलब क्या होता है? अनड्यू एडवांटेज का मतलब होता है मित्रों एनी ग्रेटिफिकेशन वॉट एवर अदर दैन लीगल रेम्यूनरेशन, कोई भी ग्रेटिफिकेशन हो पर लीगल रेम्यूनरेशन नहीं होना चाहिए तो उसे आप कह देंगे अनड्यू एडवांटेज लिया है, ठीक है, लीगल रेम्यूनरेशन है, लीगली पेड नहीं था पैसा, कोई भी ग्रेटिफिकेशन हो। एक्सप्लेनेशन बोलता है फॉर पर्पसेस क्लॉज द वर्ड ग्रेटिफिकेशन इज नॉट लिमिटेड टू पिक्यूनरी ग्रेटिफिकेशन और ग्रेटिफिकेशन एस्टिमेबल इन मनी। जरूरी नहीं है कि पिक्यूनरी हो, पैसे से रिलेटेड ही हो, या उसका एस्टिमेशन आप पैसे में दे सकते हैं, जरूरी नहीं है ऐसे ग्रेटिफिकेशन का एस्टिमेशन पैसे में दे पाए, जरूरी नहीं है, ठीक है, नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है। फिर द एक्सप्रेशन लीगल रेम्यूनरेशन इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू रेम्यूनरेशन पेड टू अ पब्लिक सर्वेंट बट इंक्लूड्स ऑल रेम्यूनरेशन which he is permitted by government or the organization which he serves to receive। अब यहाँ पर ये भी हो सकता है कि ऐसा रेम्यूनरेशन भी हो सकता है जो सामने वाले को परमिटेड हो गवर्नमेंट के द्वारा या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो वो रिसीव या जिसको वो सर्व कर रहा है और वो रिसीव कर सकता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन 1 and 2 देखते हैं। पर्सन फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द अबव सब क्लॉजेज आर पब्लिक सर्वेंट, ये तो बात क्लियर है, वेदर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट और नॉट, ये भी क्लियर है हमें। वेदर द वर्ड पब्लिक सर्वेंट अकर्स वेयर एवर द वर्ड पब्लिक सर्वेंट अकर्स, कहीं भी अगर शब्द पब्लिक सर्वेंट अकर होता है, कहीं भी लिखा दिखा, मतलब समझा जाएगा उसे कैसे, अकर दे शैल बी अंडरस्टूड ऑफ एवरी पर्सन हु इज इन एक्चुअल पोजेशन ऑफ अ सिचुएशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट। तो ये माना जाएगा कि वो एक्चुअली ऐसी जगह पर खड़ा है, मतलब ही इज इन अ पोजेशन या ही इज एक्चुअली ऑन अ पर्टिकुलर स्टैंस, जहां पर ऐसी सिचुएशन है जहां पर उसे पब्लिक सर्वेंट समझा जा रहा है, ठीक है। वॉट एवर लीगल डिफेक्ट देयर मे बी इन हिज राइट टू होल्ड दैट सिचुएशन, अब फर्क नहीं पड़ता कि कोई लीगल डिफेक्ट है कि नहीं है, उसे अंडरस्टूड पब्लिक सर्वेंट उसी कंटेक्स्ट में किया जाएगा एज इफ ही इज होल्डिंग दैट पर्टिकुलर सिचुएशन ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट। तो जहां पर वर्ड पब्लिक सर्वेंट है, माना जाएगा कि हर वो आदमी जो एक्चुअली पोजेशन में है ऐसी सिचुएशन के जो कि एक पब्लिक सर्वेंट की होती है, और चाहे उसका लीगल डिफेक्ट हो उसके टाइटल में, मतलब उसकी एज अ राइट टू स्टैंड एज पब्लिक सर्वेंट, डिफेक्ट हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ रहा है इधर हमें, वो पब्लिक सर्वेंट ही कहलाया जा रहा है। तो इसी के साथ हमने अपना एक्सप्लेनेशन पोर्शन, अपने डेफिनेशन सेक्शन कंप्लीट कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग चैप्टर 2 की तरफ आते हैं। अपने अगले पार्ट में हम लोग चैप्टर 2 की तरफ बढ़ेंगे, अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल जजेस। मेरे हिसाब से वीडियो 10 मिनट से ज़्यादा एक्सीड हो गई है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन आप चाहें तो 2 मिनट का ब्रेक लीजिए, पानी पीजिए, अपनी कॉफ़ी ख़त्म कीजिए और दूसरा ग्लास कॉफ़ी का लेकर बैठ जाइए और हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 2। तो मेरा नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलेगा चैप्टर 2 अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल जजेस, इसको हम डिटेल में समझेंगे गाइस, ठीक है। जितनी बार आप इस वीडियोज़ को सुने उतना बेटर है, ताकि आपको बार बार सुनने से याद हो जाए धीरे धीरे, ठीक है। कई लोग तो ये भी करते हैं कि भाई इसे कान में रात में लगा के सो जाते हैं,
ठीक है, मैं भी यूजुअली कई दफ़ा करा करता था अपने टाइम में कि आपको ज़्यादा बेटर मेमोरी में सेक्शंस याद रहते हैं या ज़्यादा बेटर मेमोरी में आपको चीज़ें याद रहती हैं। और कोशिश करिए रिलेट करके पढ़ने के लिए, ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल्स ढूंढिए, उससे रिलेट करके पढ़ने की कोशिश कीजिए, तो आपको ज़्यादा जल्दी याद होगा। ठीक है, तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप लर्निंग गाइस, एंड थैंक यू अ लॉट फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू सो मच।